हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आप थंबनेल देख करके और वीडियो के टाइटल से समझ चुके होंगे कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के ऊपर है। तो इसको डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग के कुछ जो 2 से 5 मिनट का टाइम हम लोग यहाँ पे कुछ इसके बारे में बेस स्टार्ट करते हैं, उसको स्किप ना करें ताकि आपका कुछ भी पार्ट समझने से रह जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे कंटिन्यूशन में वीडियोस को देख करके यहाँ पर अब पहुंचे हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप डायरेक्टली अगर समझेंगे तो थोड़ा आपके लिए टफ पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, उसके लिए कुछ चीजें, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप फुलफिल करते हुए आ रहे हैं तो किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो टेक्निकल फिजिक्स के वीडियोस होंगे वहां पर हम कोशिश यही करते हैं कि जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से है, जहां पे यानी कि छोटे से छोटी बात को भी हम लोग पॉइंट को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं, कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए। फिर भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ करके सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो इस टॉपिक के लिए सबसे पहली क्या चीज है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम समझ लें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, इसको हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के नाम से भी जानते हैं, और या वेव इम्पीडेंस भी इसको कहा जाता है। तो इसके लिए जब ये 2 मार्क्स में आए तो बीएससी में भी ये पूछा जाता है, एमएससी लेवल पे भी रहता है, बीटेक के भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कई सारी स्ट्रीम्स में पूछा जाता है। तो 2 नंबर के लिए क्या लिखेंगे उसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, किस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं आप 2 मार्क्स के लिए। तो वो डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम इसके जो ये हमारा रिलेशन है ई और एच का, जिसकी वैल्यू को हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की फ्री स्पेस के लिए, तो वो वैल्यू को कैसे हम निकालते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि लेंदी तो होगा ही वीडियो समझने के लिए, क्योंकि एक एक स्टेप हम कवर करते हुए चलेंगे, तो इसको आप 1x स्पीड में भी देख सकते हैं अगर आप टाइम को सेव करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल स्पीड समझ में आ रही तो आप इसको नॉर्मल में देखिए। तो चलिए फिलहाल डायरेक्ट हम शुरू करते हैं इसको। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 लेटर से इसको डिनोट किया जाता है फ्री स्पेस के लिए। तो ईएम वेव की एक प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, जो कि क्या इंडिकेट करती है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी का, जिस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बीएससी लेवल के हैं, जो इंजीनियरिंग के हैं, वो तो ट्रांसमिशन लाइन को समझ पा रहे होंगे। जो नहीं समझते उसके लिए मैं क्लियर कर दूं, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो हम सभी जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी वायर्ड और कैन बी वायरलेस। तो जो सिग्नल्स, जैसे कि मोबाइल पे हमारे पास कॉल्स रिसीव होती हैं, हम डेटा इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं, ये सब क्या है, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ही होता है। तो कई जगह पे कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है वायर के थ्रू, तो वायर ट्रांसमिशन लाइंस है। तो इन ट्रांसमिशन लाइंस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज इट इज हम, यानी कि ई और एच के कंपोनेंट्स के फॉर्म में इधर से उधर डेटा को सेंड करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू। तो आई थिंक क्लियर होगा कि ट्रांसमिशन लाइंस क्या है। तो उन ट्रांसमिशन लाइंस में जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है, यही प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, ये डिपेंड किस पे करती है, तो याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। अब अगर ये ईएम वेव, या हम जिस भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रही है, तो उस मीडियम पर डिपेंड करेगी। तो उस मीडियम की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। तो फ्री स्पेस के लिए जैसे कि हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या म्यू नॉट, इन पर डिपेंड करती है। साथ ही साथ ज्योमेट्री ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, की ट्रांसमिशन लाइन हमने किस तरीके की स्ट्रक्चर्ड करी हुई है। तो अब यहाँ पर कभी कभी सिग्निफिकेंस भी पूछ लिया जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का बेनिफिट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर द मैचिंग बिटवीन कंपोनेंट्स विच इंश्योर्स एफिशिएंट पावर ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज वो एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो उसमें ये बताया भी जाता है
कि जो हमारा जो इम्पीडेंस है लोड का वो मैच होना चाहिए करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की है। तो अगर ये मैच करती है तो हम ये डिसाइड करते हैं या ये हम फुलफिल करते हैं कि जो हमारी पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो जब भी 2 मार्क्स में आएगा तो इसके साथ इसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे जो कि Z0 से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू है E/H के फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी 377 ओम। तो ये जो रिलेशन है E/H का, ये 377 ओम कैसे आया, इसी को ही लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हम इसी को ड्राइव करेंगे कि ये कैसे अगर पूछा जाएगा तो क्या क्या चीजें इसमें हमें करनी होंगी। तो स्टूडेंट्स, मैं इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले जो लोग डायरेक्टली देख रहे हैं या जिनको लगता है कि थोड़ा उनको फिजिक्स में ये टॉपिक टफ लगता है, तो उनके लिए बता दूं कि ये टॉपिक आपको कब समझ में आ जाएगा। उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, मैक्सिमम की तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी। तो अगर आप कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। अगर आपने कंटिन्यूएशन में नहीं देखा है तो मैं उनके लिए बता दूं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसके लिए चाहिए। अब रिक्वायरमेंट्स में वैसे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपके होने ही चाहिए। तो जिसकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज मैक्सवेल की इक्वेशंस। तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का है, मैक्सवेल की जनरल इक्वेशंस क्या होती है, फ्री स्पेस इक्वेशंस क्या होती है, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके लिए। साथ ही साथ हम, क्योंकि ये ईएम वेव की हम प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकाल रहे हैं, तो ईएम वेव की इक्वेशंस आपने पढ़ी होनी चाहिए। तो ईएम वेव की जो इक्वेशंस आपने ड्राइव करी हैं इन टर्म्स ऑफ E एंड H, जो E और H के फॉर्म में हम ईएम वेव की इक्वेशंस निकालते हैं, उनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। और उन इक्वेशन से हम सॉल्यूशंस भी निकालते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ईएम वेव। तो ईएम वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, तो जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि वो हम E और B के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, E नॉट e टू दी पावर I k डॉट r माइनस ओमेगा टी। इसी तरीके से B के फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं, B इक्वल्स टू होता है B नॉट e टू दी पावर I k डॉट r माइनस ओमेगा टी। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये भी अपने अपने प्रीवियस वीडियोस में, जो कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आ रहे हैं तो वहां से आपको डिटेल जानकारी मिलेगी किस तरीके से ये सारी चीजें हम स्टेब्लिश करते हैं, कैसे इसके डेरिवेशंस को लेके आते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई कैसे सॉल्व करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ बी कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई को मैथमेटिकली सॉल्व करना आपको आना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ बी सॉल्व करना आना चाहिए। इसी तरीके से कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये सब वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कर्ल ऑफ ई को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा जो डेरिवेशन है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कई बच्चों ने पूछा, मुझसे ऑफलाइन भी पूछा था कि एक किसी क्वेश्चन के आंसर में, जैसे इससे पहले हमने टॉपिक उठाया था ट्रांसवर्स नेचर, तो उसमें क्या क्या लिखें। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना होता है कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। अगर सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करने के लिए आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केवल डाइवर्जेंस ऑफ ई को सॉल्व करते हैं डिटेल में, ठीक है, और सिमिलरली करके डाइवर्जेंस ऑफ बी को लिख करके, क्योंकि हमें ये दिखाना होता है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर ई और एच रहता है। तो ये चीज प्रूफ इससे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे कर देते हैं, बट कई स्टूडेंट्स उसमें कर्ल ऑफ ई को भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने तो अपने वीडियोस में यही कहा है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो तीनों ही चीजों को प्रूफ करके दिखाना चाहिए, यानी कि जो लास्ट के 2 स्टेप है ये किस चीज को डिनोट करते हैं, ये ट्रांसवर्स नेचर को डिनोट करते हैं। तो मतलब क्या है कहने का कि अगर आप
डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को समझना चाहते हैं तो रट तो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको इन सारी बातों की नॉलेज होना जरूरी है। तो फिलहाल जहां जहां पे भी इनका यूज होगा हम उनको डिटेल में बात तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी अगर आप इनके बेसिक्स समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस को आई बटन पे या जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट है उसके लिंक दिए हुए, वहां से आप जरूर जाकर के देख लीजिए। तो चलिए इसको मैं ड्राइव करता हूं कि एग्जाम में जब ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा तो कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कर्ल ऑफ ई को सॉल्व करना होता है। तो यहां पर अब हम कर्ल ऑफ ई को डिटेल में सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इससे जस्ट जो हमारा इससे पुराना वीडियो है, पिछला वीडियो है, वहां पे हमने कर्ल ऑफ ई को डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। तो आप एग्जाम में भी डायरेक्टली जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वहां से लिख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साथ में कोई और क्वेश्चन इसके लगा हुआ है, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है तो आप कर्ल ऑफ ई को सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो यहां पर स्टार्ट करने के लिए हम क्या जानते हैं कि जो हमने ई परपेंडिकुलर एच का जो डेरिवेशन सॉल्व किया था, तो ई परपेंडिकुलर एच, तो जब हम ये देखते हैं कि वेक्टर ई वेक्टर एच किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परपेंडिकुलर होते हैं तो ये कैसे सॉल्व होता है या ये डेरिवेशन कैसे करते हैं, ये हम कर्ल ऑफ ई की वैल्यू को अगर निकालें तो वहां से इसको ड्राइव किया जाता है। कर्ल ऑफ ई को कैसे करते हैं ये पिछले डेरिवेशन में देखिए डिटेल में, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं कि ये सॉल्व करने पर क्या आता है। तो कर्ल ऑफ ई को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो भी मैं लिख देता हूं। So we get curl of E equals to I K क्रॉस E। तो ये वैल्यू हमें मिलती है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं एज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने मान लिया कि जो कर्ल ऑफ E की वैल्यू है इसको सॉल्व करने पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, K क्रॉस E के फॉर्म में ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में जब अगर आ रहा है सिर्फ यही पूछा गया तो इसको ये भी ड्राइव करके लाएं कि ये क्वेश्चन 1 कैसे आई है। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहां से करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब यहां पर कर्ल ऑफ ई में मैंने भी बोला था मैक्सवेल इक्वेशंस की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है जो डेल क्रॉस ई के फॉर्म में होती है, कर्ल ऑफ ई के फॉर्म में होती है? तो मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है, अब वो थर्ड इक्वेशन क्या है, ये होती है कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेवर बाई डेवर टी बी के। तो बी क्या है, अभी मैंने आपको बताया था बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, हम जानते हैं कि बी की वैल्यू को किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होता है बी नॉट ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी से। तो ये डेल क्रॉस ई की जो वैल्यू है ये इस तरीके से एक्सपेंड की जाती है। अब जब हम इस डेवर बाय डेवर टी को अप्लाई करते हैं, इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अप्लाई करेंगे तो इसमें ये क्या होगा, यहाँ पे तो टी के रेस्पेक्ट में करना है तो के डॉट आर को अगर हम एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल करें तो यहाँ पर क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि टी के लिए हमें इसी कंपोनेंट की जरूरत है। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं। तो कर्ल ऑफ ई की वैल्यू क्या बचेगी, तो माइनस ये सिंबल तो एज इट इज आएगा, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस आई ओमेगा। टी जो है वो 1 हो जाएगा तो ये आई और ये माइनस ओमेगा हमें यहां पर मिलेगा। फर्दर जब इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बी नॉट की वैल्यू एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ई टू दी पावर ये टर्म एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। माइनस से माइनस कैंसिल करके ये वैल्यू क्या बनेगी, आई ओमेगा। अब ध्यान देना है ये जो पूरी वैल्यू होती है यहां से यहां तक बी नॉट ई टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये क्या है, ये जो हमने ईएम वेव का सॉल्यूशन निकाला था इन टर्म्स ऑफ ई, इन टर्म्स ऑफ एच यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, तो उसका सेकेंड ऑर्डर की क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो उसका एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू होती है बी के बराबर। ये ध्यान देना है आपको, ये याद रखना है, ठीक। तो हमारे पास
कर्ल ऑफ ई की जो वैल्यू बनी वो क्या बन गई, आई ओमेगा बी के फॉर्म में। इसको आप कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है, इक्वेशन 1 हमारे पास है, और दोनों की दोनों इक्वेशन किस तरीके की हैं, ये दोनों की दोनों इक्वेशन है हमारे पास कर्ल ऑफ ई में। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बाय पुटिंग वैल्यू, तो पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 1। तो इक्वेशन 2 से अगर हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये लिख सकते हैं आई ओमेगा बी इक्वल्स टू आई के क्रॉस ई। तो स्टूडेंट्स अगर ई और एच में रिलेशन पूछा जा रहा है, जो इससे पिछले टॉपिक को हमने किया था ई परपेंडिकुलर टू एच, उसको आप और आगे तक भी सॉल्व करके ला सकते हो। वहां भी हमने यही सारे स्टेप किए थे, बट वो पूरे डिटेल में किए थे, उसमें कर्ल ऑफ ई को भी सॉल्व किया था, वही स्टेप आगे कंटिन्यूएशन में है। तो डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा गया, उसी के हिसाब से आपको आंसर की लेंथ तय करनी है। तो यहां पर आई से आई हमारा कैंसिल कर सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा बी इक्वल्स टू के क्रॉस ई। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो ये बी की वैल्यू है, हम इसको निकालेंगे एच के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम ईएम वेव को यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि वो फ्री स्पेस में, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है हम वो फ्री स्पेस के लिए निकालने जा रहे हैं। तो बी का रिलेशन जो भी हम आगे यूज करेंगे वो म्यू नॉट एच के फॉर्म में होगा। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस किसी मीडियम के लिए निकालने जा रहे होंगे तो वो म्यू नॉट एच की जगह म्यू एच यूज होगा। उससे पहले एक चीज और, कि जो के है याद रखना है, के क्या है, हमारा प्रोपोगेशन वेक्टर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, के को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा और यूनिट वेक्टर एन क्रॉस ई। तो ये मैंने कैसे लिख दिया, यहां पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ उसके यूनिट वेक्टर को भी लिखना होता है। तो एन कैप जो है हमारा वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये जो मैंने k की वैल्यू है इसको इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें ई बाई एच का रिलेशन निकालना है। तो इसी तरीके से जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, b कैन बी रिटन एज k अपॉन ओमेगा यूनिट वेक्टर एन ई। तो ये जो वैल्यू है k अपॉन ओमेगा, ये क्या है, k हमारी जो वैल्यू होती है हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज k इज 2 पाई बाई लैम्डा एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी whose वैल्यू इज 2 पाई न्यू। और हम ये जानते हैं कि न्यू जो होता है ये सी बाई लैम्डा का फॉर्मूला होता है, सी बाई लैम्डा को डिनोट करता है। इसका भी अपना एक डेरिवेशन है छोटा सा, जो आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे। अगर आप कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं तो आप इसको जानते होंगे, तो नहीं जानते तो आपको ये याद रखना होगा अगर इस डेरिवेशन को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो इसको मैं एक नंबर दे देता हूं ताकि इसमें वैल्यू पुट करने में हमें आसानी रहे। अभी let us consider it as equation number 3. So in this equation 3 we have to put the value of k and omega. अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो k अपॉन ओमेगा क्या बनेगा, तो ये है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में अपॉन में, क्योंकि डिनोमिनेटर में ओमेगा है तो ये वैल्यू चेंज करके लिख देंगे लैम्डा बाई 2 पाई सी। तो यहां पर आप देख सकते हैं लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। दैट मीन्स जो k बाई ओमेगा है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 बाई सी निकल के आ रही है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस k अपॉन ओमेगा की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो लिख भी देते हैं इसको इजी मेथड के लिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई स्टूडेंट कमेंट में लिखते हैं कि सर आप हटते नहीं है, तो भाई आप नोट डाउन करते रहा करिए, क्योंकि सिर्फ वॉच करने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को प्रैक्टिस भी आपको करनी जरूरी है। तो यहां पर इसकी वैल्यू को मैं रख देता हूं। तो स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते जाइए, कहीं पे फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको है कोई कमेंट में आप पूछ सकते हैं उस क्वेरी को। तो अगर मेरे पास टाइम रहता है तो जरूर मैं आंसर करता हूं, अदरवाइज
जो हमारे अदर व्यूअर्स हैं वो भी, आप भी कोशिश करा करिए कि किसी दूसरे स्टूडेंट की पूछी गई क्वेरी को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। अगर कहीं कुछ मिस्टेक आप कर रहे होंगे, गलत आंसर दे रहे होंगे, तो उसको भी हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो k बाई ओमेगा की वैल्यू है क्वेश्चन 3 में, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 नाउ b इक्वल्स टू, तो k अपॉन ओमेगा क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन c, और ये हो गया यूनिट वेक्टर n क्रॉस e के। तो ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स आई है ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। इसी वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड अगर फॉर्म में लिखें तो इन मैग्नीट्यूड टर्म्स दिस कैन बी रिटन एज b, और ये हो जाएगा हमारा e अपॉन c। तो फर्दर न्यूमेरिकल्स के लिए ट्यूटोरियल जो आप लोग सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, उनमें एक ये डायरेक्टली यूज करने का एक फॉर्मूला भी है। अगर आप याद रख पाए b और e का ये रिलेशन, b इक्वल टू e बाई c, इसको भी कोई नाम दे देते हैं ताकि कहीं पे यूज करें हम इसको, तो क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। तो b इक्वल टू e बाई c, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमारा जो इस डेरिवेशन का ऑब्जेक्ट है वो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, E बाई एच हमें प्रूफ करना है 377 ओम के बराबर प्रूफ करना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फ्री स्पेस के लिए EM वेव की जो होती है वो वैल्यू 377 ओम के अप्रॉक्स इक्वल होती है। तो अब यहाँ पर अभी जो मैंने बताया था, बिकॉज फॉर फ्री स्पेस वी कैन राइट दिस B एज म्यू नॉट एच। तो मैग्नीट्यूड टर्म्स में लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टर के सिंबल्स नहीं लगाए। ध्यान देना आपको, क्योंकि हमने वेक्टर को रिमूव कर दिया है इन मैग्नीट्यूड टर्म्स में। तो म्यू नॉट एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे E बाई सी, या जो E बाई एच का रिलेशन है, क्योंकि हमें E अपॉन एच ही निकालना है, तो E अपॉन एच अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट सी के बराबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना आपको, मैं इधर मिटा के लिख देता हूं ताकि इजीली समझ में आता रहे। E बाई एच का जो रिलेशन है ये म्यू नॉट और C के फॉर्म में आई है, और C का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है जो कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यही लिख देता हूँ, थोड़ी जगह है मेरे पास। तो बिकॉज C कैन बी रिप्रेजेंटेड एज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक डेरिवेशन हमने जो किया था EM वेव का, वहां पर से ये हमने वैल्यू को डायरेक्ट उठाया है। ये एक फॉर्मूले की तरीके से आप जगह जगह पे यूज करेंगे ट्यूटोरियल्स में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि C की वैल्यू हम क्योंकि म्यू नॉट के फॉर्म में ला रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन से E बाई एच कैन बी रिटन एज म्यू नॉट 1 अपॉन, या डायरेक्टली लिख देता हूं म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट जहां पे हमारी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट जहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट है। लेकिन अगर यही वैल्यू किसी मीडियम के लिए निकलेगी, जब किसी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस मीडियम के लिए निकाल रहे होंगे, तो म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम के हिसाब से ली जाएगी। तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है म्यू है, अंडर रूट के अंदर अगर लाएंगे तो म्यू नॉट 2 बार हम लिख सकते हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको लिख दिया, और आप डायरेक्टली स्टेप भी कर सकते हैं। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट हमारा कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास E बाई एच का जो रिलेशन है फ्री स्पेस के लिए क्या बन रहा है, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर बन रहा है। तो ये एक और फॉर्मूला हमारे पास एस्टेब्लिश होकर के निकल के आया है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था E बाई एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 377 ओम। तो वो कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो इन कांस्टेंट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12, और जो भी इसकी यूनिट्स हैं इनको हमें सॉल्व करना होता है। यानी कि डायरेक्टली अगर आप यूनिट्स लेंगे तो आप 377 तक नहीं पहुंचेंगे। इसकी वैल्यू का कन्वर्जन एक डिफरेंट, एक बहुत छोटा सा और डेरिवेशन है कि यूनिट्स को किस तरीके से कन्वर्ट करें ताकि हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू को अगर मैं सॉल्व कर दूं E बाई एच को, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके मिलेगी हमें, ये वैल्यू मिलती है 376.73 समथिंग वैल्यू मिल रही होती है। अब ये जो वैल्यू है, तो कई बुक्स में या कई राइटर्स इसको इतना ही रखते हैं, कई 377 के इक्वल कर लेते हैं। तो ज़्यादा इजी रहता है 377 के इक्वल रख लेना। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं
E/H इक्वल टू 377 ओम के। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन करते हैं, या अभी अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं इस डेरिवेशन को, तो आप जान रहे होंगे कि ये ओम, या क्वेरी आएगी मन में कि ओम किस तरीके से यूनिट को हम लिख देते हैं। और हमने स्टार्टिंग में बताया भी था कि ये वोल्टेज और करंट का रेशियो है। तो स्टूडेंट आपको पता भी होगा कि वोल्टेज और करंट का रेशियो, ओम्स लॉ अगर आपने पढ़ रखा है, बहुत सिंपल वे में अगर हम बात करें, लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो वहां से ये रिलेशन भी आपको पता होगा। और ये यूनिट भी है, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूं कि इसकी यूनिट को ओम में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ओम में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट ध्यान देना है कि ई जो होता है और एच जो होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो ई है वोल्ट पर मीटर, और एच जो होता है हमारा, एच की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर। तो जब हम इसकी यूनिट को देखें तो ये ओम किस तरीके से आया, यहां पर ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो वोल्ट और एम्पियर का जो रेशियो है, V/A का जो रेशियो है, यही रेशियो हमारा कहलाता है ओम के। ठीक, तो रेजिस्टेंस है, यानी कि ओम्स लॉ अगर आपने पढ़ रखा तो ये सिंपल रिलेशन है। तो इसीलिए हम यहाँ पे E/H की यूनिट है जो 377 ओम के फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे जो यूनिट्स हैं कूलम्स और फेरेड के फॉर्म में, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, उनका कन्वर्जन अलग से है, ये तभी हमें जाकर के ये वैल्यू 377 ओम मिलेगी। तो ये कन्वर्जन अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर उस चैनल पे दूसरे वीडियो को देख लीजिए। तो वैसे आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 377 ओम निकल करके आती है। तो इस प्रकार से जब भी एग्जाम में आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का डेरिवेशन आएगा तो आपको स्टूडेंट्स यहां तक कंप्लीट सॉल्व करना है। तो ये E/H का जो हमने पिछले टॉपिक में उठाया था, रिलेशन बिटवीन E एंड H, तो जो E परपेंडिकुलर टू H का रिलेशन है उसको आप यहां तक भी ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर E परपेंडिकुलर H प्रूव करने के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी आ रहा है तो आप यहां तक जरूर करें। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इससे पिछले जो हमारे 2-3 लेक्चर हैं जिसमें हमने ट्रांसवर्स नेचर यानी कि डेल डॉट E डेल डॉट B निकाला है, तो इनको किस तरीके से कहां पे क्वेश्चन में रखना है वो आप क्वेश्चन को पढ़ करके डिसाइड करेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है, आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो करना क्या, आपको पता ही है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोज में ही बताता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कमेंट करने के लिए कोई क्वेरी नहीं है तो आप क्या करें, आपकी समझ में आ चुका है तो अपनी नॉलेज को स्प्रेड करिए, शेयर करिए। कैसे शेयर करेंगे, जो अदर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं जरूर उनके आंसर दिया करिए। अगर सही होगा तो टाइम मिलने पे अदर स्टूडेंट्स भी उस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर गलती है तो एक दूसरे को जब आप शेयर करेंगे चीजें, ग्रुप डिस्कस करते हैं तो उससे नॉलेज एनहेंस हो जाती है। तो आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो इतनी देर तक वीडियो को अगर आप देख रहे हैं अभी तक तो भाई कहने की जरूरत नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। सब्सक्राइब कई स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, 70% ऑडियंस हमारी ऐसी ही जो सिर्फ वीडियोज देखती है बट सब्सक्राइब नहीं करती है, तो सब्सक्राइब जरूरी है। तो आप ही के लिए हम आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। जल्द मिलेंगे अपनी अगली सीरीज, अगले लेक्चर की तरह। तब तक के लिए थैंक यू।